हेलो एवरीवन। सो इन द चैप्टर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2, दैट इज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। राइट, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में, मतलब ट्रेस अमाउंट में पाए जाएंगे। और इनमें हमारे पास 19 मेन एलिमेंट्स आते हैं, जिनमें से 3 प्रोमिनेंट जो हैं दैट आर आयरन, कॉपर और जिंक। मैंने पूरी 19 को डिस्कस करूँगा, पर लेकिन आयरन, कॉपर और जिंक को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। और सारे एसेंशियल एलिमेंट्स में से बाकी जो एलिमेंट्स हैं दैट आर अल्ट्रा ट्रेस, बिकॉज ये 10 मिलीग्राम से भी कम होते हैं हमारी बॉडी में। एंड फ्लोरीन और बोरोन इसकी एक्सेप्शन है, बिकॉज इनकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, और देखा जाए तो ये एलिमेंट सारे एंजाइम्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम्स के साथ एक्ट करके ये बॉडी में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी का ही एग्जांपल है कि ये मेटालो एंजाइम्स बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मेटल्स है, राइट, ये जो एलिमेंट्स हैं वो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालो एंजाइम्स। एंड ये ट्रेस एलिमेंट्स एसेंशियल क्यों है? बिकॉज ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की तरह एक्ट करते हैं इन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, या फिर ये को एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं जो कि इंडिस्पेंसिबल मेटालो एंजाइम्स बनाएंगे। इंडिस्पेंसिबल का मतलब सिंपल है कि इनको हम किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और इनका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स भी बनता है कि मेटल और आयन का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं आयरन के बारे में। आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब ग्रेटेस्ट अबंडेंस है इसकी बायोलॉजिकल सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्सेस। राइट, पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में होता है। पॉर्फिरिन्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए ये हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। एंड हमारी बॉडी में हर जगह ये आयरन है, क्योंकि आयरन जो है वो ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम्स होते हैं, सो दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। इसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और अगर मायोग्लोबिन देखा जाए, मायोग्लोबिन क्या है? दैट इज मसल प्रोटीन, और इसमें भी हमारे पास ज़्यादातर आयरन है और कैल्शियम होता है। ओके, और जो टोटल हमारी बॉडी में जितना आयरन है दैट इज 4.3 ग्राम्स पर 70 kg वेट। राइट, उसमें से 70% हीमोग्लोबिन होता है और 3% जो होता है वो मायोग्लोबिन में पाया जाता है। और मोस्ट जो है कॉमन फॉर्म जो है आयरन की, जो कि बाकी सारा बच गया, दैट इज कॉल्ड फेरिटिन। अब फेरिटिन क्या है? दैट इज आयरन स्टोरेज प्रोटीन। सो इसका एक क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज द आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन द मैमल्स? सो दैट इज फेरिटिन। राइट, अब इसके बारे में देखा जाए, ये फेरिटिन कहाँ पर पाया जाता है? इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट और फंजाई में। राइट, जो प्लांट्स हैं और फंजाई में उनमें पाया जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर होता है? स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में। ओके, इस फेरिटिन में क्या होता है? एक शेल ऑफ प्रोटीन होता है, शेल ऑफ प्रोटीन को नाम देते हैं एपोफेरिटिन। ये एपोफेरिटिन के सब यूनिट जो है वो एक मिसल को सराउंड करते हैं, दैट मिसल इज ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड फॉस्फेट। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड फॉस्फेट। सो दिस इज द मिसल। राइट, इसको जो हमारा फेरिटिन का प्रोटीन जो है एपोफेरिटिन, वो इसे सराउंड करता है। ओके, एंड अगर देखा जाए कि हमारे पास आयरन कॉन्टेंट जो है फेरिटिन का वो 0 से 23% के करीब करीब होता है। और एपोफेरिटिन जो होता है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम फेरिटिन। पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा? रिडक्शन करेंगे हम फेरिक आयंस की फेरस आयंस में, मतलब Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। और ये कब होती है? एट pH 4.5। और उसके बाद हम जो Fe2 पॉजिटिव आयंस बने हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। राइट, अब डायलिसिस हमने पढ़े ही हुए है बायो में। एंड अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से जो वेट होता है एपोफेरिटिन का, दैट इज 46,500। राइट, एंड एपोफेरिटिन जो है वो 24 सब यूनिट्स में डिसोसिएट हो जाता है। ओके, एपोफेरिटिन क्या कर सकता है? इट कैन स्टोर आयरन एंड फिर बाद में स्टोरेज करके इसको अप्रोप्रिएट साइट में पहुंचा देगा, ताकि जब भी हमने आयरन से बाकी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने हैं तो उसमें जो है इसको ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर सके। ओके, एंड फेरिटिन जो है उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम लेबॉर्ट्री में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ नेचुरल फेरिटिन के जैसी होती है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो लेबॉर्ट्री में कैसे प्रिपेयर करेंगे फेरिटिन को? हम क्या करेंगे, हम एपोफेरिटिन लेंगे क्रिस्टलाइन, उसको हम इनऑर्गेनिक Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास नेचुरल फेरिटिन की तरह का ये फेरिटिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, अब अगर पाथवे देखा जाए Fe3 पॉजिटिव का हीमोग्लोबिन तक का, तो यहाँ पर मैं आपको अभी इसका डायग्राम दिखाऊंगा, पर लेकिन यहाँ पर पहले देखिए कि इसमें प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं।
सो पहला प्रोसेस जो है दैट इज Fe3 पॉजिटिव जो है डाइटरी मटेरियल में, जो भी हमारी बॉडी का डाइट मटेरियल है उस पे से Fe3 पॉजिटिव जो है वो Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कहाँ पर चेंज होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। अब डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्टमक में होती है ना। स्टमक से जब इंटेस्टाइन में जा रहा होता है फूड, राइट, वो हमारा ट्रैक जो है वो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी फास्ट लग रही है तो इसको 0.7x 75x स्पीड पर चलाइए, तो आपको वीडियो जो है नॉर्मल स्पीड में, मतलब आपके लेवल की स्पीड में दिखेगी। और ये स्पीड मैं इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज हमारी वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने, और इसलिए भी रख रहा हूँ ताकि जो हमारे बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको ये स्पीड बहुत ईजी लगती है अंडरस्टैंड करनी। ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन 0.75x इज अ बेस्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब जब ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो इंटेस्टाइन के सेल्स जो होते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के सेल्स, वो इसे Fe2 पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उन सेल्स के में एब्जॉर्ब होने के बाद Fe2 पॉजिटिव फिर से फेरिटिन में चला जाएगा एज Fe3 पॉजिटिव, राइट। अब Fe2 पॉजिटिव जो है म्यूकोसा का, मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, उसको हम Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लाज्मा में, राइट। इस प्लाज्मा में क्या होता है? हमारे पास आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है जिसका नेम होता है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो है Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा सकता है इन द प्लाज्मा, राइट। और जो प्लाज्मा Fe3 पॉजिटिव होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है विद आयरन इन द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। सो यहाँ पर जैसे मैं आपको ये फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, अब देखो ये हमारे पास आयरन जो है लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो का, राइट, ये हमारे पास क्या कर रहा है? Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट। और यहाँ पर देखा जाए जो हमारे पास इसके ऊपर प्रोटीन का कोट है दैट इज एपोफेरेटिन, राइट। एंड हमने क्या पढ़ा है कि हमारी बॉडी में हीम की फॉर्म में या पॉर्फिरिन्स की फॉर्म में हमारा Fe2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। और हीम जब ग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन ये इकट्ठे क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। सो ये बन गया। और फेरिटिन जब लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में आता है देन इट फॉर्म्स एपोफेरेटिन। एंड यहाँ पर देखा जाए अगर ट्रांसफेरिन क्या करता है? ट्रांसफेरिन जो है वो Fe2 पॉजिटिव को सेरम के साथ रिएक्ट करवाता है। सेरम क्या होता है? इट इज द प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम, राइट। तो सेरम के साथ कंबाइन करवा के ये ट्रांसफेरिन जो है प्लाज्मा का Fe3 पॉजिटिव बनवा देता है। सो ये बहुत ईजी है चार्ट याद करना, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है? दैट इज कॉपर। कॉपर जो है वो बहुत एसेंशियल है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे डॉक्स एंजाइम्स का और हीमोसाइनिन का। अब हीमो तो हमारा हीम हो गया, और साइनिन क्या है? दैट इज दी ब्लू फॉर्मिंग पिगमेंट, राइट। इसका ब्लू कलर होता है। एंड कॉपर जो है हीमोसाइनिन प्रोटीन में एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह एक्ट करता है एंड सप्लाइज ऑक्सीजन टू सर्टेन एक्वेटिक क्रीचर्स। तो जो भी हमारे पास एक्वेटिक क्रीचर्स होते हैं जैसे फिशेस होती हैं या क्रैब्स होते हैं, इनमें हीमोसाइनिन प्रोटीन्स होते हैं, तो इसमें कॉपर होता है जो कि हमारी बॉडी में, इनकी बॉडी में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। और कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, राइट। वो स्किन के पिगमेंट्स बनाने में हेल्प करता है, और ब्रेन की फंक्शनिंग में भी कॉपर कंटेनिंग दीज एंजाइम्स का बहुत रोल होता है। एंड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी कॉपर जो है वो एड करता है। एंड प्रॉबेबली देखा जाए कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो है वो सम स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर देखा जाए डेफिशिएंसी कॉपर की, तो उससे क्या हो जाता है? अनीमिया हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, बिकॉज इसमें टोटल आयरन तो कम होता ही होता है, पर लेकिन हीम कंटेंट भी कम हो जाता है, और फ्री पॉर्फिरिन जो है जिसमें कि आयरन नहीं है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आयरन कंटेंट के डिक्रीज होने से, हीम कंटेंट के डिक्रीज होने से और पॉर्फिरिन के इंक्रीज होने से दिख जाती है। एंड इन द एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? एरिथ्रोज मीन्स रेड होता है, तो रेड, एंड साइट मीन्स सेल्स होते हैं। सो हमारी बॉडी में जो RBC होते हैं रेड कलर के, रेड ब्लड सेल्स, दैट आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, राइट। सो आपको बायोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज इस पर जरूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे विल्सन्स डिजीज। इसको मैंने सेपरेट टॉपिक की तरह इसलिए बनाया है बिकॉज ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाती है। अब ये कॉपर की डेफिशिएंसी की डिजीज़ है, सॉरी डेफिशिएंसी की नहीं, एक्सेस की डिजीज़ है। अगर हमारी बॉडी में कॉपर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो एक डिजीज़ होती है विल्सन डिजीज़, और ये कॉपर मेटाबॉलिज्म को अपसेट कर देती है इन द ह्यूमन सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी में एक्सेसिव कॉपर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और फिर वो एक्सेस जो है वो डिपॉजिट हो जाए इन द लीवर, किडनी और ब्रेन। तो लीवर, किडनी और ब्रेन में अगर हमारी बॉडी में कॉपर जो है डिपॉजिट हो गया तो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है दैट इज़ विल्सन डिजीज़। सो इससे क्या होगा? ये डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं
इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं, बाय द डोजेस ऑफ इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, EDTA। ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है कॉपर आयंस के साथ, जो कि एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन, राइट। बट लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हमारे बॉडी में जो भी यूरिन के साथ जो एक्सक्रीशन हो रही है कॉपर आयंस की, यहाँ पर देखा जाए तो EDTA जो है उसके साथ बहुत सारे एसेंशियल मेटल्स भी एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो EDTA जो है वो अनवांटेड एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अपसेट कर देगा, और इसलिए हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है विल्सन डिजीज़ वाले पेशेंट की, कि उसमें जो है EDTA की कंट्रोल्ड ही डोसेज दे। ज़्यादा दे देंगे तो हमारी बॉडी के बहुत सारे एसेंशियल आयंस भी बाहर चले जाएंगे। अब जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसके हेल्प से हमारी बॉडी जो है वर्क कर रही है, और अगर हम मेडिसिन ज़्यादा डोजेज में ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो विल्सन डिजीज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इन द प्रेजेंस ऑफ EDTA, राइट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ कोबाल्ट एंड लेड। पहले हम कोबाल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कोबाल्ट क्या है, दैट इज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, जो कि एसेंशियल है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जिनमें मैमल्स आएंगे, राइट। कोबाल्ट जो है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, एंड ये विटामिन B12 का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सो विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट है, दैट इज कोबाल्ट, राइट। विटामिन B12 जो है उसमें ये कोबाल्ट जो है वो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में हेल्प करता है, और ये बहुत सारा टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, और मैमल्स के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक है, मतलब मॉडरेटली टॉक्सिक है जब इनको इंट्रावेनसली इंजेक्ट करेंगे कोबाल्ट को। और अगर कोबाल्ट सॉल्ट में बहुत कम हो जाए तो इससे जो है ग्रेजिंग एनिमल्स की हेल्थ जो है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और सॉल्ट जो है कोबाल्ट की अगर सॉइल में डालें तो उससे ग्रेजिंग एनिमल्स की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। सो दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट द कोबाल्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है लेड के बारे में। इसका कोई ज़्यादा बायोलॉजिकल फंक्शन है नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है टू द प्लांट्स, राइट। एंड ये क्यूमुलेटिव पॉइजन की तरह ऐड करता है टू द एनिमल्स। क्यूमुलेटिव क्या होता है, मतलब ऐड हो ही जाएगा, एक टाइम पर ऐसा आएगा ये पॉइजन बन जाएगा एनिमल के लिए। मतलब थोड़ा थोड़ा लेड हमारी बॉडी में जाता ही रहता है वैसे भी, लेकिन अगर ज़्यादा चला जाए तो ये डेथ कॉज कर सकता है। एंड ये हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं करने देता। अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी, राइट। एंड अगर देखा जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी ब्रेन के साथ जो नर्व जुड़ी हुई हैं, ब्रेन इंक्लूडिंग द नर्व्स, राइट, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है हमारा लेड, राइट। तो एक जो है लेड पॉइजनिंग का सिम्टम है दैट इज अनीमिया। अनीमिया से हमें पता लग जाता है दैट द लेड इज देयर इन द बॉडी, राइट। सो इसका हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर अनीमिया हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाए, ओके। अब नेक्स्ट जो है दैट इज जिंक। जिंक क्या है, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, राइट। सारे एलिमेंट्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में जिंक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और हमने ये भी पढ़ा इट इज़ अ प्रोमिनेंट एलिमेंट, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड ओनली टू द आयरन इन इंपॉर्टेंस, आयरन के बाद ये जिंक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एंजाइम सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। तो इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। एनिमल्स और प्लांट्स के जो एंजाइम्स हैं उनमें जिंक का बहुत बड़ा रोल है, एंड 70 एंजाइम से भी ज़्यादा एंजाइम्स जिंक को यूज़ करते हैं, और ये ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है, राइट, इन द बायोकेमिकल सिस्टम्स। अब ल्यूइस एसिड तो आपको बताइए जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो Zn2 पॉजिटिव जो है इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, एंड ये सॉफ्ट एक्सेप्टर है एज कम्पेयर टू द अदर डाइवेलेंट केटायंस। मतलब अगर बाकी डाइवेलेंट केटायंस देखे जाए तो इनके कंपैरेटिवली ये एक सॉफ्ट एसिड है, राइट। लाइक बाकी डाइकेटायंस जैसे Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज डाई पॉजिटिव, राइट। तो ये एक इनसे ज़्यादा जल्दी अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है टुवर्ड्स मेनी बायोमोलिक्यूल्स। और जिंक आयन के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेबाइल होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ मैंगनीज, मैग्नीशियम, निकल, राइट। मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये रिएक्ट कर लेता है। और ज्योमेट्री जो है जिंक आयन की वो बहुत ज़्यादा फिसाइल होती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है इसकी ज्योमेट्री, राइट, एज कम्पेयर टू द मैंगनीज, कॉपर और जिंक कॉम्प्लेक्सेस, राइट, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक कॉम्प्लेक्सेस। देन वी हैव द जिंक कंटेनिंग एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, बिकॉज ये कैटलाइज कर देता है स्लो कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को। मतलब हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब है वाटर के साथ रिएक्ट करती है
तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और लेकिन ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी। अब इसको फास्ट करवाने में कौन हेल्प करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस में हमारे पास क्या होता है? दैट इज जिंक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? जिंक एक मॉलिक्यूल में होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज 30,000। तो इसमें क्या होता है? जिंक के साथ 4 कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट होता है Zn2 पॉजिटिव के साथ, मतलब 4 इसके साथ लिगेंड्स लगे हुए हैं, जिसमें से 3 लिगेंड जो है वो इमेडाजोल नाइट्रोजन्स हैं ऑफ 3 हिस्टिडीन्स, मतलब हिस्टिडीन के 3 नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, और चौथा जो है वाटर हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है। सो ये यहाँ पर मैं इसकी पिक दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो ये जिंक आयन जो है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हिस्टिडीन है, ये भी हिस्टिडीन है और ये भी हिस्टिडीन है। इसका ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्टिडीन के इमेडाजोल नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड्स इसके साथ बने हैं, और एक हमारा वाटर के साथ बना हुआ है। सो दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसको हम इस तरीके से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप ऐसे लिखिए, बिकॉज हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि इमेडाजोल रिंग कैसे बनती है, राइट। एंड ये अमाइंस में भी हमारे पास था, तो आप इसे अच्छे से बना ही सकते हैं। देन वी हैव द एलिमेंट एज सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो ट्रेस एलिमेंट है, एंड कुछ हायर प्लांट्स में ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है, और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे एंजाइम्स का, और प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल फंक्शंस को अगेंस्ट फ्री रेडिकल ऑक्सीडेंट्स, स्ट्रेसेस, एंड ये प्रोटेक्ट करता है हैवी मेटल आयंस को, राइट। एंड ये मॉडरेटली टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, और लेकिन मैमल्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इन इवन हायर और इवन वेरी लो कंसंट्रेशन। थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन में सेलेनियम जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, मतलब ये पॉइजनस हो जाता है। लाइव स्टॉक्स जो है हमारी बॉडी के, जब लाइव स्टॉक जो हमारे एनिमल्स हैं, जब उनको सेलेनियम डेफिशिएंट पैस्चर्स में ग्रो करेंगे, मतलब जिस पैस्चर में सेलेनियम नहीं है, तो उनके अंदर एक डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वाइट मसल डिजीज़। सो सेलेनियम डेफिशिएंसी जो है ह्यूमंस में, उसको हम कहते हैं दैट इज़ केशंस डिजीज़। केशंस डिजीज़ में क्या होता है? हार्ट टिश्यू जो है वो डिजनरेट कर जाते हैं, ओके। एंड अगर ग्रेजिंग सॉइल में सेलेनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उससे जो है वो जो एनिमल्स हैं उनमें डिजीज़ हो जाती है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिनोसिस, मतलब इनका CNS जो है उनमें टॉक्सिन भर जाएंगे, मतलब पॉइजन भर जाएगी, ओके। मॉलिब्डेनम और क्रोमियम को देखा जाए तो मॉलिब्डेनम जो है वो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, और पॉसिबल एक्सेप्शन जो है इसकी ग्रीन एल्गी है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये बहुत सारे एंजाइम्स का इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं, एंड ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, मतलब ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी में काम नहीं करेगा, और लेकिन मॉलिब्डेनम जो है वो एक्सेस में अगर हो जाए बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो कॉपर डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, और इसके साथ गाउट लाइक सिंड्रोम कॉज हो जाता है। गाउट आपने पढ़ा ही हुआ है बायो में, राइट। एंड क्रोमियम जो है वो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, बिकॉज ये एडल्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है इन अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट्स, राइट। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में और डायबिटीज़ में इंपॉर्टेंट है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन और इंसुलिन ये इकट्ठे क्या करते हैं? दे मेंटेन दी करेक्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके लिए कौन सा आयन जो है, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो वो क्रोमियम एलिमेंट आ जाएगा। अगर आयन पूछ लेंगे तो Cr3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हाईली टॉक्सिक है, Cr6 पॉजिटिव, एंड ये तो ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, मतलब ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है जब ये Cr6 पॉजिटिव में हमारी बॉडी में आ जाएगा, राइट। और मैंगनीज और निकल को देखा जाए तो मैंगनीज जो है वो बहुत एसेंशियल है, एंड बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। मैंगनीज 1 पॉजिटिव जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है और कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया में। सो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लीवर में यूरिया सीधा बन रहा है, एंड यूरिया जो है वो ब्लड किडनीज तक लेके जाता है, ब्लड में किडनीज से तक जाता है, और फिर ये यूरिन में सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं मैंगनीज आयन, राइट। एंड अगर हम देखें डेफिशिएंसी मैंगनीज की, तो इससे जो है हमारी सॉइल जो है अगर में ना हो सॉइल में तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी, और अगर मैमल्स में ना हो तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। इनफर्टिलिटी आपको बताइए कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अगर उसकी बॉडी में मैंगनीज नहीं है। और निकल देखा जाए तो ये एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है बहुत सारे हाइड्रोजनेजेस के मुकाबले, राइट। और प्लांट यूरेसिस में भी ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एंड इसकी डिफिशियंसी जो है वो फूड में स्लो कर देती है हमारी फंक्शनिंग ऑफ लीवर को। मतलब चिक्स जो है हमारी बॉडी में, चिक्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स, इनकी फंक्शनिंग जो है लीवर की इनकी लो हो जाती है, और रैट्स जो है
वो भी अगर उनके में भी डेफिशिएंट डाइट होगी, मतलब उसमें निकल नहीं होगा, तो ये उसकी लीवर को हार्म करेगा, राइट। तो ये हाईली टॉक्सिक है बहुत प्लांट्स के लिए, और मैमल्स के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक है, पर लेकिन अगर हायर कंसनट्रेशन में हो बायोलॉजिकल सिस्टम में तो ये कैंसर कॉजिंग भी बन जाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट जिंक। अब आर्सेनिक और कैडमियम के बारे में देखेंगे। तो आर्सेनिक जो है वो अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है रेड एल्गी में, चिक में, रैट में, पिग में, गोट में और कुछ मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, राइट। अगर चिक में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो डिप्रेस्ड ग्रोथ हो जाएगी, और अगर ये मॉडरेटली टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, और मैमल्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है अगर ये अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट हो। और कैडमियम देखा जाए तो ये अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है, एंड ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होता है। कुमुलेटिव पॉइजन है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा एडअप होकर पॉइजन बनना शुरू हो जाता है। एंड रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और डिसऑर्डर्स जैसे बोन मैरो के डिसऑर्डर्स को भी ये कॉज करता है कैडमियम। नेक्स्ट हमारे पास है मर्करी एंड फॉस्फोरस। मर्करी का कोई प्रैक्टिकली बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, ये हाईली टॉक्सिक है फंजाई के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, एंड ये क्यूमुलेटिव पॉइजन है, ये भी मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड होके ये पॉइजन बन जाता है। फिर फॉस्फोरस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी, राइट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बोन का एज एपेटाइट। एपेटाइट का फॉर्मूला होता है CA5PO4 3, राइट, मतलब पेंटा कैल्शियम, राइट, एंड ट्राइफॉस्फेट, एंड एक्स हमारे पास जो है दैट कैन बी OH और F। अगर ये OH है एक्स ग्रुप तो दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एंड ये मेजर कंपोनेंट है बोन टिश्यू का इन द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। एंड अगर हम एक्स की जगह पर F हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोर एपेटाइट। तो पार्शियल फॉर्मेशन जो है फ्लोर एपेटाइट की वो स्ट्रेंथन कर देती है स्ट्रक्चर को, और ये स्ट्रेंथ देती है हमारी बॉडी को, एंड ये लेस सॉल्युबल होता है इन द एसिड फॉर्म फ्रॉम फर्मेंटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन द टीथ। सो ये तभी हमारी जो है टूथपेस्ट में हमारा फ्लोराइड आयन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये उसको स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट वी हैव द क्लोराइड आयन एंड आयोडीन। अब ये हमारा लास्ट एलिमेंट्स है, हमारे 19 कंप्लीट होने वाले हैं। सो क्लोराइड आयन जो है वो मेजर एन आयन है इन द सिस्टम, राइट, एंड विदाउट द सेल भी इम्पॉर्टेंट है, ये विद इन द सेल भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये एसेंशियल है हायर प्लांट्स के लिए और मैमल्स के लिए एज सोडियम क्लोराइड। सो हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, कॉमन सॉल्ट NaCl की तरह एक्ट करता है, एंड HCl में देखा जाए तो ये एसेंशियल है डाइजेस्टिव जूसेस में। हमें पता है स्टमक के अंदर एंजाइम डाइजेस्टिव जूस कौन सा है, दैट इज HCl, राइट। सो HCl जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का, एंड डेफिशिएंसी अगर क्लोराइड की हो इन्फेंट्स में तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। और आयोडीन देखा जाए तो ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है थायराइड हार्मोन का। तो थायराइड हार्मोन का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज लाइक दिस, राइट। ये थायरॉक्सिन है, राइट, दिस इज टेट्राआयोडोथायरोनिन। सो ये 4 आयोडीन होते हैं इसमें, एंड ये इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ रेगुलेशन में, एंड इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ग्वाइटर कॉज कर सकती है। सो आयोडीन जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्वाइटर कॉज करने वाला। तो मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, राइट। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है ताकि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, राइट। अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन अपनी ये यहाँ पर रिटर्न दे दी है, तो ये आपके नोट्स भी एक तरह बन जाएंगे। सो सारे एक एक पेज को ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा स्लो स्पीड में वीडियो को चला के देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक बार इसके वीडियो से कॉपी करके नोट्स बना लीजिएगा। आफ्टर दैट यू कैन रिपीट द वीडियो अगेन, एंड मतलब 2-3 बार आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़ and share with everyone